तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि एक ऐसा युग, एक ऐसी सभ्यता जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है ब्रॉन्ज मेटल का कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, जो चीजों को खोजने का काम करता है। तो हमें ये लाइन याद रखनी है, फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सिविलाइजेशन जो दिखी, जो मिली नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो जो है उसके अंदर सबसे बड़ी पब्लिक बिल्डिंग थी, लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो में। सो गोल्ड वाज इंपोर्टेड, गोल्ड मंगाते थे कहां से? कर्नाटका एंड अफगानिस्तान से। इसमें एक सील बड़ी मशहूर हुई है, सील ऑफ पशुपति। ये जो आप देख रहे हैं इसे पशुपति शिव की सील कहा जाता है। इस बार देखेंगे तो आप जानवर आपको नजर आएंगे। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग बहुत फिट होंगे और बहुत फाइन होंगे और बहुत जोर शोर से आज के इस लेक्चर का इंतजार कर रहे होंगे। जब जब पीडब्ल्यू की तरफ से कोई भी वादा किया जाता है तो उस वादे को निभाने के लिए उनके अपने सेनापति यानी कि टीचर्स पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तो आज एक और सेनापति, यस, मैं आपका जोगिंदर सिंह चाहर, जिसे प्यार से आप लोग ऑगी सर कहते हैं, आप सभी के बीच एक बहुत बढ़िया सा लेक्चर लेके आया हूं। लेक्चर का नाम बता देता हूं, उसके बाद देख लेना। हड़प्पन सिविलाइजेशन करने वाले हैं। रेडिएंट के लिए वन शॉट लेक्चर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इस लेक्चर के साथ आपके एसएसटी की शुरुआत भी होने जा रही है। वादा किया था कि 9th वालों के लिए बहुत कुछ बेहतरीन चीजें लेके आएंगे, 10th वालों के लिए तो हम करते आए हैं, 9th वाले भी हमारे हैं, 9th वालों को कैसे छोड़ देते भाई साहब। तो आज आपके बेस्ट लेक्चर जिसे आप वन शॉट में देखना चाहते हैं, बहुत सारी तकलीफों के साथ ये लेक्चर चलता है। बहुत कुछ है यार पढ़ने को, मतलब मैं तो यही कहूंगा सोशल स्टडीज का कोई अंत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है उसकी अंत जो है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मैटर है, एक अच्छे चैप्टर का मामला बनता है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर को, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन शॉट रहने वाला है। पहले ही मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हमारा पूरा लेक्चर जो है वो वन शॉट रहेगा बच्चे, और बहुत प्यार से हम इस लेक्चर को समझेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतिहास, जब हिस्ट्री की बात आती है तो अच्छे अच्छों के फिल्टर निकल जाते हैं। जब कभी भी हम नेशनल मूवमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल की बातें हैं। गांधी जी का टाइम हो गया, कांग्रेस का टाइम हो गया, सैमन कमीशन हो, जलियांवाला बाग हो, या रोलेट एक्ट हो, लॉर्ड इरविन पैक्ट हो, कुछ भी हो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं भाई साहब, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, किंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं, विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, चलो वो भी समझ में आता है कि चलो थोड़ा बहुत राजा बराजा दिख गई। बट जब बात आए ना हड़प्पा की तो अच्छे अच्छों का हप्पा निकल जाता है। यानी कि भाई साहब ऐसी सभ्यता जिसमें इतना कुछ है पढ़ने को, जितना इसे इवॉल्व किया जाए, जितना इसे खोजा जाए उतना कम। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को पढ़ने की। चलिए हम भी खोज करते हैं। तो शुरुआत कुछ ऐसी है बच्चों की, आप सभी के सामने मैं बता दूं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो आपको इसको कैसे समझना है? सिविलाइजेशन, देखो सिविलाइजेशन कल्चर एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। सभ्यता जिसे कहते हैं वो सिविलाइजेशन होता है, कल्चर जो होता है वो संस्कृति होता है। एक सभ्यता में आपको कई तरह के कल्चर्स देखने को मिलेंगे। कल्चर होगा एक पहनने का, कल्चर होगा एक खाने का, कल्चर होगा एक मूर्ति बनाने का, टूल्स का, वेपन्स का, किसी ट्रेडिशन का, ये कल्चर होता है और एक सिविलाइजेशन के अंदर कल्चर पाए जाते हैं। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि एक ऐसा युग, एक ऐसी सभ्यता जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है ब्रॉन्ज मेटल का कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। मेटल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्रॉन्ज एक मेटल है। तो क्या सर हम स्टार्टिंग से ब्रॉन्ज मेटल, कॉपर मेटल यही सब यूज करते? नहीं, देखो इंसान ने जो है, जो मेटल्स है ना, ये खोज ऐसे एकदम से नहीं होती है। इंसान शुरुआत से पत्थर के सहारे ही जिया है। स्टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिल के करीब है। आज भी आप देख लो, बहुत लोगों के पूजा पाठ में पत्थरों को एक रूप दर्जा जो है ईश्वर का, प्रभु का दिया गया। तो शुरुआत में जो इंसान था आप देखेंगे वो जो क्या करता था, स्टोन्स को यूज करता था। धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे उस टूल से ये पहुंचा मेटल्स की तरफ। स्टोन्स को मेटल्स के रूप, स्टोन्स को जो है टूल्स के रूप में यूज करते थे। कोई खेत खोदना हो तो भाई साहब टूल से ऐसा खुरपी कस्सी बना के उसका इस्तेमाल कर लेते थे। मानव को धीरे धीरे, इंसान को धीरे धीरे पता चलता कि यार चीजें तो और स्ट्रांग चीजें भी हैं जिनसे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। वो स्ट्रांग चीजें उनके लिए टूल्स, वेपन के रूप में मेटल्स का था। तो ग्रेजुअली, स्लोली ने पता चला कि भाई मेटल्स का अगर हम इसका यूज करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए पहला मेटल जो उन्होंने डिस्कवर किया वो कॉपर था। पढ़ा ब्रॉन्ज रहे हो तो समझना, टूल्स में स्टार्टिंग में स्टोन्स, स्टोन्स के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आएगा ब्रॉन्ज। तो कॉपर जो है वो जो आप देखेंगे कि उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अब क्या पत्थर छोड़ दे? नो, स्टोन्स भी रखे। तो ये वो टाइम था जब स्टोन और कॉपर एक साथ यूज किए गए। अब चालकोलिथिक पीरियड फिर वही पीरियड बन गया। चालकोलिथिक पीरियड क्या होता है? चालको भी होता है कॉपर, लिथिक मीन स्टोन, कॉपर और स्टोन यानी कि मिक्स, कॉपर स्टोन का पीरियड चालकोलिथिक पीरियड बन गया। लिथिक मतलब स्टोन होता है, जहां भी आपको मिलेगा। चालको मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, लिथिक आ जाए तो भाई साहब ब्रॉन्ज प्लस स्टोन। तो अब यानी कि हमारा कॉपर और स्टोन का यूज हो चुका है। धीरे धीरे इंसान को जो है सीख मिली, इंसान सीखता गया। आर्ट, देखो कला क्या होती है, जैसे आप लोग हमसे पूछते हो बार बारी
कि सर हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हम टॉप कैसे करें। ये सब को कोई एक दिन में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। अगर कोई आपको कहता है मैंने यूं मोटिवेट किया और आप मोटिवेट हो गए, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। हवा में आप मुझे आज मोटिवेट करो, मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं और 4 दुश्मनों को मारे हो, ये सब नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस, अंदर जनरेट करनी पड़ती है चीजें। तो यहां पर भी इंसान ने अपनी आर्ट ऑफ मिक्सिंग जनरेट करी, करते करते उसने क्या करा, कॉपर को कई बार टिन के साथ और जिंक के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया, जिससे बना एक नया एलॉय, नाम बना ब्रोंज। तो इस तरीके से ब्रोंज आता है। ब्रोंज को स्टार्टिंग में ऐसे नहीं है, ब्रोंज बनाया गया विद द आर्ट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ व्हाट, कॉपर विद टिंक और जिंक। सिंपल सी बात है। अब कॉपर के बाद जब ब्रोंज आया, लोग ब्रोंज को यूज क्यों कर रहे थे, फिर ऐसा क्या बुराई थी कॉपर में? तो देखिए ब्रोंज के फायदे थे, ब्रोंज हार्ड भी था, स्ट्रांग भी था, मोर डक्टाइल भी था, है ना, एंड इट इज बेस्ट मोर सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स एंड वेपन्स। तो देखिए जब चाकू, अब देख लीजिए या मतलब कोई चीज ले लीजिए, फ्लेक्स हो जाए तो उसमें एक पावर स्ट्रेंथ अलग चीज होती है। देखिए हार्डनेस इज डिफरेंट थिंग एंड डक्टिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। तो हार्ड भी है, मोर डक्टाइल भी है। तो बहुत अच्छी बात थी कि उनको ब्रोंज यूज करने में बहुत सही मजा आ रहा था। जिस जमाने में ब्रोंज यूज किया गया, जिस सिविलाइजेशन में ब्रोंज यूज किया गया, उसे कह दिया गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। खत्म बात, ठीक है। इस ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के बाद आप देखेंगे 2500 बीसी तक, लगभग 2500 बीसी तक 4 सिविलाइजेशन और देखने को मिली। यानी कि अगर आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन के पैरेलली आपको 4 सिविलाइजेशन के नाम और याद रखने हैं, जैसे कि पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशन आपको याद रखनी है। आपको ज्यादातर पेपर में जो हमारे पास वो ये और इसका जिक्र थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ये दोनों बहुत कम नाम आने वाले हैं, स्टार्टिंग में यहीं पर है बस। इन दोनों में भी हड़प्पा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हड़प्पा के बारे में ही पूरा चैप्टर है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। बात करते हैं छोटा सा जगह ढोलावीरा। ढोलावीरा क्या है? ये भी हड़प्पा का पार्ट थी, हड़प्पा शहर। और ढोलावीरा है कहां? गुजरात में, रन ऑफ कच्छ वहां पर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था बाय द यूनेस्को। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, पहले याद बता दूं, ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ईयर जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने ईयरों के चक्कर में पड़ोगे उतना याद करना पड़ेगा और उतना पेपर वाला पूछता नहीं। पेपर बनाने वाले को भी ईयरों का कोई खास याद रहता नहीं है। डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब धरोहर की, जैसा कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन गई धोलावीरा। ये 22 एकड़ में फैली हुई है। इसको लोकली वहां पर गुजरात में कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी, क्योंकि पूरा हड़प्पा खोजा ही गया है, डिस्कवर ही किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी डिस्कवर किया गया है। इसकी डिस्कवरी 1960 में हुई थी बाय द जेपी जोशी, यानी जगतपति जोशी की। ये कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, जो चीजों को खोजने का काम करता है, पुरानी चीजों को, यानी पुरातत्व विभाग में जो लोग काम करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो मैं आपको बहुत प्यार से बता देता हूं, बहुत प्यार से, ऐसा कुछ टफ नहीं है। पहली सिविलाइजेशन जो नॉर्थ वेस्ट रीजन हिंदुस्तान के में पाई गई, वो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमें ये लाइन याद रखनी है, द फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सिविलाइजेशन जो दिखी, जो मिली नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट was Harappan civilization, and it was discovered in 1921, and it was discovered in 1921 where in the west इलाका, क्योंकि यहां है तो ऑब्वियसली वेस्ट एरिया तो आएगा। इन वेस्ट एरिया यानी ऑफ व्हाट? पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, जो पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया है। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखोगे तो अगर इस नक्शे को भी जाओ तो ये हिस्सा पंजाब का ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है। कौन है जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? क्लियर है? क्लियर है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। देखिए आप मुझे ऑगी बुलाते हैं क्योंकि मैं ऑगी के या फिर जैक की आवाजें निकालता हूं। तो इंडस सिविलाइजेशन अगर इसको कहा जा रहा है, दैट मींस का इंडस से रिश्ता होगा। इंडस क्या है दुनिया में? सोचो आप, इंडस रिवर ही तो है। यानी कि ये सिविलाइजेशन की मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट जो है वो किस पर थी? इंडस रिवर पे थी। दैट इज वाई इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी पहचान मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द 20th सेंचुरी वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। अब देखो क्या है, लोगों को भय का भूत होता है, उस जगह मत जाना भाई साहब, वहां भूत मिला था, तूने देखा? नहीं देखा। बात बना दी, ऐसे ही बात बन गई कि भैया जो भारत का इतिहास है वो आर्यन आए थे तब बना था, मतलब आर्यन ने ही इंट्रोड्यूस किया भारत को, आर्यन आए तो भारत, ऐसी बातें बन गई। इस बात का कोई प्रूफ नहीं। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन खोजी गई, तब इस बात का तो प्रूफ हो गया, बच्चे,
तब इस बात का प्रूफ हो गया कि भैया इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका आर्यन की खोज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले यह बोल दिया गया कि भाई साहब प्रूफ दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज नॉट बिगेन विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो इस बात का प्रूफ हो गया कि भाई पहले जो लोग कह रहे थे कि इतिहास भारत का जो आर्यन के आने से जुड़ा हुआ है, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये सिविलाइजेशन हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो इस सिविलाइजेशन के साथ साथ आपको, इस सिविलाइजेशन के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ 4 सिविलाइजेशन आप पढ़ के आए थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, वो है। तो एक बात बताइए, जब ये सब सिविलाइजेशन है तो उस समय तो आर्यन का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो फिर कैसे हम मान लें? तो इसलिए दिस सिविलाइजेशन इज इक्वली विद द अदर ओल्डेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस, जो साथ साथ मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ साथ पैरेलली बनकर आई है। क्लियर है? वहां जाके खड़ा हो गया। खड़ा होने का मतलब यह कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इनके पैरेलल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी खोज में यहां पर कुछ आर्यन का पता नहीं, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि आर्यन के आने से सब कुछ हुआ है? तो इसलिए कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं मिले। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, हड़प्पन कल्चर हो, बात एक ही है। क्यों है कल्चर? इसलिए क्योंकि यहां पे कुछ खास तरीके के आपको ऑब्जेक्ट मिलते हैं, कुछ स्पेशल स्टाइल्स में सील्स मिली, वेट्स मिले, स्टोन ब्लेड्स मिले, ईंटें मिली, जो पकी हुई ईंटें थी वो मिली। तो देखो जब पकी हुई ईंटों का एक स्टाइल है, दैट मींस वहां पे कल्चर था इस तरह की ईंटों का यूज करने का। स्टील मतलब सील से मोहर है, तो इस तरीके की मोहर का जो है वो इस्तेमाल होता था। कोई भी चीज जब एक लॉन्ग पैटर्न पे नजर आए, उसके सबूत बहुत ज्यादा मिले, दैट मींस कि उस जमाने में इस तरीके की संस्कृति रही होगी, इस तरीके का कल्चर रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज में हम समझते हैं सबसे पहले ग्रेट बात। देखो बात तो बात होता है, जब ग्रेट हो जाए तो इसका मतलब कुछ खास है, कुछ अच्छी मानता है। ग्रेट आदमी मतलब क्या भाई साहब? कुछ महान आदमी है। सो ये मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो जो है, उसके अंदर सबसे बड़ी पब्लिक बिल्डिंग थी, लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो में। ये क्या था? बेसिकली लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, जो कि एक बरामदे में बना हुआ था। एक रास्ता बना, उसके सामने बरामदा आता है, बरामदे में टैंक बना है, नहाते हैं। इसमें 2 तरह की सीढ़ियां, 2 जगहों पे जो है वो सीढ़ियां गई हुई थी, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, एक नॉर्थ की तरफ, दूसरी अपना साउथ की तरफ, यानी एक नॉर्थ और एक साउथ, ऊपर और नीचे। टू मेक द पूल वाटर टाइट, इसमें पानी बना रहे, इसके लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, मोर्टार, डाबर जो रोड बनाते हैं उसका इस्तेमाल, बिटुमेन, जिप्सम, सबका यूज किया गया ताकि इसको पक्का मजबूत बनाया जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है, यहां ऐसा बना दो, ऐसा पक्का रहे, एक सीढ़ी ये रही, एक सीढ़ी इधर नीचे से जाए, सिंपल सी बात। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये आपको दिखाया है। जो वाटर था वो कहां से आता था? वो एक कुएं से आता था, बगल में एक रूम में कुआं, और उसके बाद आप देखेंगे बरामदा और कमरे और सब सीढ़ियां वीडियां यहां पर बनी हुई थी। तो इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, सिंपल एक समझ लो क्या कुएं की कहानी हो सकती है। कुछ स्कॉलर्स का मानना, कुछ पढ़े लिखे लोगों का मानना यह था कि जो रूम थे दे वर प्रोवाइडेड फॉर द मेंबर्स ऑफ सम काइंड ऑफ प्रीस्टहुड, यानी पुजारी लोगों के लिए कमरे थे। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ये जो है कपड़े चेंजिंग के रूम थे। जैसे आजकल पूल के साइड में 2-3 कमरे बना देते हैं, ऐसा लेडीज चेंजिंग रूम, ऐसा आदमी चेंजिंग रूम, तो चेंज खेलते रहो उधर। So this structure with several distinctive features had led scholars to suggest that it was meant for some kind of ritual bath. तो लोगों को जब ये इस चीज पे गहराई से सोचने लगे ना, तो उनको लगा यार ये कुछ स्पेशल बात है यहाँ पे, मतलब कमरे बमरे बने हुए हर जगह तो ऐसा नहीं था। ग्रेट बात का एग्जांपल आपने क्या सुना? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसको कितनी जगह सुना आपने? एक ही जगह सुन रहे, मोहनजोदड़ो। तो खास चीज खास जगह पे खास काम के लिए बनाई गई। बात करते हैं सिटाडेल क्या होता है। सिटाडेल देखो बेसिकली क्या है भाई, सिटाडेल का मतलब होता है हर शहर में एक ऊंचा इलाका, उसे सिटाडेल कह देते थे। मान लो ऐसा गांव पूरा फैला हुआ, उसमें एक टिले पर कोई शहर अलग बसा हो, दैट वाज सिटाडेल। वो सिटाडेल था, ऊंचा प्लेस। उसमें क्या होता था? उसमें भैया राजा लोगों के घर, इंपॉर्टेंट कई सारी बिल्डिंग, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी क्या होता है? अनाज के भंडार। भाई लुटेरा लूट ना ले, इसलिए ऊंची जगह पे। असेंबली हॉल, कोई बातचीत राजा करे वहां, सब कोई काम धाम की दुकानें, मतलब इंपॉर्टेंट जहां से इकोनॉमी चलती है उस इलाके की, वो सिटाडेल में। बाकी आम जनता नीचे ऐसा बनी रहे, तो ये होता है सिटाडेल। सील्स की बात करें, सील्स जानते हो ना, मोहर, आपके 1 रुपए के सिक्के की मोहर है, नोट की मोहर है, ये सब मोहर है। जो सील्स जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसी मूर्तियां, इमेज आपको मिल जाएंगी। सो द सील्स यूज्ड बाय हड़प्पन शो देयर आर्टिस्टिक स्किल। ये सील बनाना कोई आसान बात नहीं उस जमाने में। देखो ना डाई है, ना कोई ऐसा आर्ट है, ना कहीं से पेंटिंग सीखी है, फिर भी बना रहे हैं ये सब,
तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2000 सील्स करीबन डिस्कवर की गई। इसमें जैसे कि आप देखेंगे पिक्चर्स ऑफ वन हॉर्न राइनोस बुल की, बफेलो, टाइगर, गोट, एलिफेंट, इन सब की पिक्चर मिली है और ये सब मोहरों पे कहीं ना कहीं। तो आसान बात नहीं थी, आर्टिस्टिक स्किल है, लोग बड़े आर्टिस्ट टाइप थे। जो इसमें मेटल यूज हुआ उसमें आपका टेराकोटा, स्टेटाइट और एगेट यूज होता था। जैसे ये आपने मूर्तियां देखी हैं, टेराकोटा हो गया, स्टेटाइट हो गया, एगाइट हो गया, ये पत्थर जो तरह तरह के यूज होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द सील्स जो थी वो रेक्टेंगुलर शेप में थी या स्क्वायर शेप में थी और कुछ जो है वो सर्कुलर भी थी, यानी कि हर तरीके की शेप का इस्तेमाल इन लोगों ने अपनी आर्ट में दिखाया था। इसमें एक सील बड़ी मशहूर हुई है, सील ऑफ पशुपति। ये जो आप देख रहे हैं इसे पशुपति शिव की सील कहा जाता है। इसमें देखेंगे तमाम जानवर आपको नजर आएंगे। तो आपको क्या है, ऐसा दिखाया गया कि इसमें 3 मुख वाले शिव हैं। 3 मुख वाले शिव हैं जिन्होंने एक बफेलो हॉर्न जो ऊपर हेड के ऊपर पहना हुआ है, क्रॉस लेग्ड करके यानी आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, जिनके पास हाथी, घोड़ा, मतलब ऐसा हाथी हो गया, टाइगर हो गया, बफेलो और एक राइनोसोरस जो है वो 2 डियर के साथ उनके पैरों में चीजें रखी हुई हैं। ये भगवान को जो आइडेंटिफाई किया गया पशुपति थे। पशुपति यानी शिव जी के पास आप जानते हो भगवान भोलेनाथ जिन्हें कहते हैं, उनके आसपास जानवरों का बड़ा समूह रहता था, उन्हें बहुत प्रिय थे। तो भाई साहब उनकी दोस्ती यारी जैसी है, तो वो सब यहां बता के इस बात से प्रूफ मिलता है कि ये पशुपतिनाथ थे। एक और सील मिली जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, आप आजकल टॉय के रूप में देखते हैं, उसका कुछ होता नहीं, बीच में से ऐसा खड़ा रहता है सिंगा, तो वैसा ही ये सील जो है जब सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, इस पे सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट थी व्हिच हैज येट नॉट बीन डिसाइफर्ड। जो चीज डिसाइफर्ड ना हो उसका मतलब उसे अभी तक कोई पढ़ने वाला मिला नहीं है, उसकी किसी की हैसियत नहीं है उसे पढ़ पाए। ऐसी भाषा में लिखा भाई साहब, उस जमाने में लिखा, मान लो मैं इसे लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं, कुछ लिख दूं, बताओ कैसे समझोगे इसको? ये तो मैं ही जानता हूं कि मैंने क्या लिखा है, मैंने तो कुछ नहीं लिखा है, आप खोजते रहोगे। तो इसी तरीके से आप इसको अभी डिसाइफर्ड नहीं कर पाए हैं। आगे बात करते हैं, सील्स वर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर द कमर्शियल पर्पस। ये सील्स क्यों बनाई गई थी? मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस, स्टैम्प व्यापार के लिए। इनमें जो सील थी वो इंडिकेट करती थी कि भाई ये जो माल भेजा गया है दैट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड। टेम्पर्ड मतलब मैं एक सामान लूंगा, उसको ऐसा रस्सी बांधूंगा, टाइट किया, उसके ऊपर एक मोहर मार दी, मोहर टूटी, तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। सील समझते हो ना, किसी खाने को पैक्ड सील आए तो क्या है, जैसे आपको स्विगी देता है, जोमेटो देता है, बहुत सारे ऑर्डर्स आपको टेप लग के आते हैं, अगर वो टेप टेम्पर्ड हो गया दैट मींस कि उसमें गड़बड़ी की गई है। इट ऑल्सो कन्वीट दैट, इस बात से जो सील थी, अब हर आदमी की अपनी सील होती है। देखो स्विगी की अपनी सील है, जोमेटो की अपनी सील है, सबकी अपनी अपनी सील है, क्योंकि सबको उससे क्या पता चलता है, उनकी आइडेंटिटी का पता चलता है। राइट, ये पूरे इलाकों में पाया जाता था। इसका मतलब यह है कि इनका ट्रेड जो है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इनका जो ट्रेड है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राइट, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, प्रोबेबली जो सील्स थी उनको आप एम्यूलेट्स, गले के हार, मोती, एंकलेट, मॉडर्न डे के आइडेंटिटी कार्ड, कई रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता था। अभी देखो ये सब बनाए गए हैं, ये सब गले के हार के लिए, मोती, एंकलेट वगैरह सब ऐसा यूज किया जाता था। एक और सोर्स में देखते हैं बियर्डेड, दाढ़ी वाला आदमी। ये दाढ़ी वाला जो आदमी है वो आप देखेंगे ये भी मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर हुआ था। कहां डिस्कवर हुआ था? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर हुआ था। इसके एक कंधे पर शॉल है, लेफ्ट शोल्डर पर आई वहां आदि क्लोज्ड है। ये इसकी पूरी पहचान, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसको ये माना गया कि लोग, कई स्कॉलर्स का ये मानना था कि ये योगी है, मतलब ऐसा पृष्ठ साधु टाइप आदमी है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला है डांसिंग गर्ल, यानी नाचती हुई लड़की। अब देखिए ये भी आपको कहां मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। ये भी एक कला का नमूना भाई साहब, गजब, कोई मजाक नहीं है इस तरीके से स्टाइल में खड़े होना। आज अब दुनिया खड़ी होती है, पहले ही लोग ऐसे खड़े थे, सोचिए पहले ही लोग खड़े थे। राइट, पहले ही लोग जो है वो इस तरीके से खड़े थे। क्लियर है, पहले ही इस तरीके से जो लोग खड़े थे। तो इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई साहब ये शो करती है भाई साहब थोड़ा सा ब्रेवनेस, वैरायटी, इंजेनिटी, थोड़ा सा अच्छा राइट मूर्ति दिखाती है। द राइट आर्म ऑफ डांसिंग गर्ल, भाई साहब एक हिप पे खड़ा है, दूसरा जो है हैवी झुका हुआ है। इट होल्ड्स अ स्मॉल बॉल है उसके हाथ की तरफ, तो ये बॉल है। डिस्क्रिप्शन आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बट नॉर्मली आप समझ सकते हैं। डॉकयार्ड की बात करें, जहां पे जहाज, पानी के जहाजों खड़ा किया जाता है। ओल्डेस्ट डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड इज लोथल गुजरात में है। ये सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। यहां पर आपको मैसिव ब्रिक वॉल जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड से लाने के लिए, मतलब चारों तरफ ऐसा पक्की ईंटों का कर देता कि बाढ़ आए तो वो भाई बंदरगाह यानी पोर्ट जहां पानी के जहाज खड़ेंगे उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये पक्की ईंटों से बना है, बेग मतलब पक्की ईंटों से बना है, जो कि कनेक्ट करता है यहां से किसको? गल्फ ऑफ कैम्बे को। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आपके गुजरात अगर आपने सुना होगा तो इन इलाकों में जो है यहां पर यहीं से आप ट्रेड करने का बहुत अच्छा रहता है। आज तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है,
बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट था। लोथल बहुत जरूरी था, क्यों? ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको बाहर जाना है तो पानी के थ्रू जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, एंड यहां से आप ओवरसीज ट्रेड भी करते थे, यानी ट्रेड जो उस जमाने में ओवरसीज तरीके से यहां से किया जा रहा था। बात करते हैं स्क्रिप्ट की, तो हड़प्पन की स्क्रिप्ट की तो भाई साहब मैं क्या ही बात करूं, वो काफी पिक्टोग्राफिक वे में यूज की जाती थी। मतलब ये पिक्चर साइन सिंबल लैंग्वेज उनकी ज्यादा चलती थी। कोई इसे हमारी तरह इंग्लिश हिंदी तो वो जानते नहीं थे, तो इसमें आपके बर्ड्स के, फिश, ह्यूमन फॉर्म, कई सारी तरह के यूज किया जाता था। द नंबर ऑफ साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नोन टू बी बिटवीन 375 एंड 400। अब लीजिए भाई साहब, 375 से लेकर 400 तक सिंबल साइन यूज करें। भाई साहब इनकी हद ही है, या खुद ही जाने इन्होंने क्या लिखा। सो इस दिस स्क्रिप्ट इज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन नंबर ऑफ सील्स पे, कॉपर टूल्स पे, है ना, अचार के जो जार होते हैं उन पर, हर जगह इन्होंने जो है इस तरीके से इन सिंबल्स को यूज किया था। सो इस स्क्रिप्ट से क्या पता चलता है? इस स्क्रिप्ट से पता चलता है कि ये अल्फाबेटिकली नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे साइंस थे, सिंबल थे। ये स्क्रिप्ट जो है राइट टू लेफ्ट लिखी गई थी, विच शोज वाइडर स्पेस ऑन द राइट देन द लेफ्ट। कैसे पता चला राइट टू लेफ्ट लिखी गई? क्योंकि इधर स्पेस छोड़ रहे हैं तो इधर से शुरू करा, उधर से शुरू करते तो उधर स्पेस छोड़ते, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। So the ability of the script on a wide variety of objects indicate that probably many people were literate. आप चाहे सिंबल यूज कीजिए, चाहे आप अल्फाबेटिकली लाइन लिखिए, बात तो यह है कि लिख वही सकता है जिसको एजुकेट है, जो एजुकेशन है जिसके पास, ठीक है। These are the important sites जो आपको याद करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्कुल एग्जाम की बात ही है ऐसी, तो भाई साहब मैं फूल पत्तियों के साथ आपका स्वागत करूंगा। दयाराम साहनी को छोड़ नहीं सकते हैं, आर.डी. बनर्जी को छोड़ नहीं सकते हैं, आप जो है हमारे पास कालीबंगा हम छोड़ नहीं सकते हैं, लोथल हम छोड़ नहीं सकते हैं, ढोलावीरा हम नहीं छोड़ सकते, और ये नहीं छोड़। एक एनजी मजूमदार है, इसको छोड़ भी दो तो क्या करोगे छोड़ के, बताओ। मेरी तो कहानी कुछ ऐसी है कि आप मेरी तरफ से तो सब कुछ कर लीजिए, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आप अगर पढ़े तो बेहतर रहेगा, छोड़े ना। एक दिन में एक करें, एक महीने में एक करें, 4-5 ही। दोनों में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बात करें तो दोनों ही इंडस रिवर पर स्थित है ना। बस फर्क क्या है कि हड़प्पा जो है वो लेफ्ट साइड है और मोहनजोदाड़ो जो है वो राइट साइड है। दोनों के दोनों 5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं लगभग। ग्राउंड जो है यहाँ पर पाए गए उस पर स्ट्रीट, ब्लॉक ऑफ हाउसेज, ये सब दोनों पे बने हैं। दोनों शहरों में आपके क्या मिलेगा? घर मिलेंगे आपको, स्ट्रीट्स मिलेंगी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ग्रेनेज, ये बहुत कॉमन है। दोनों की बहुत आउटस्टैंडिंग चीजें थी, दोनों तीनों मतलब चीजें जो है दोनों के यहाँ बहुत बेहतरीन रूप से पाई जाती थी। इंडोर प्लम्बिंग हो गया, बाथरूम्स हो गए, पाइप्स हो गए, नेटवर्क ऑफ ब्रिक जो लाइन है सीवेज मतलब पक्की ईंटों की नालियां, ये सब बहुत बढ़िया थी। तो ये सब कुछ कॉमन बातें हैं। अगर 3 नंबर में आ जाए तो बेहतर है, 2 नंबर में तो आएगा नहीं, 3 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन, अगर आया नहीं तो 1 मार्क्स में भी नहीं आएगा। कॉमन थिंग्स बिटवीन द मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपको 3 पॉइंट तो मिनिमम याद करने ही चाहिए। तीनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं। 5 किलोमीटर के सर्किट में ये है। दोनों में ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम काफी अच्छा था। ग्रीनरीज, सिटाडेल, ये सब दोनों में पाए गए हैं। दोनों के दोनों इंडस रिवर पर हैं। द डिफरेंस इज एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, जब बात करते हैं कि भैया इनकी ओरिजिन यानी इनका सोर्स कैसे पता चला, तो 2 लोगों की बातें आती है। एक विदेशी मुंह यानी विदेशी लोगों ने कुछ बताया, और एक इंडिजिनस यानी भारतीयों ने भी कुछ बताया भैया इनकी खोज, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। बात करते हैं फॉरेन ओरिजिन के हिसाब से, तो उनका कहना यह था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक ब्रांच है किसकी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की। यानी मेसोपोटामिया वाले लोगों ने ही यहाँ पे जो है आकर इस सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया। चलो बढ़िया है। मेसोपोटामिया ईरान वाली साइड पे जो कंट्रीज थे उन्हें सुमेरियन कंट्रीज भी कहते हैं। सुमेरियन उधर वो कंट्रीज कहते हैं। वो आपका कहना यह है कि भैया आपने यहां आकर इनको स्टैब्लिश करा, इनको स्टार्ट किया, ठीक है। बट जब मैंने खुदाई करी तो मुझे पता चलता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो हाउ कैन यू से दैट कि भैया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का बना हुआ ओरिजिन हुआ? तो ये प्रूफ यहां पर खत्म होता है। कुछ स्कॉलर्स का यह मानना था कि मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था, जिसकी वजह से भाई साहब वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो। जगह थी बट आप ट्रेड करने आए, आपने इस जगह को पॉलिश कर दिया, आपने अपने जैसा बना दिया इसको, ऐसा कहते हैं। बट ये थ्योरी भी रिजेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेड के सबूत नहीं मिले। अब समझ के आ रहे हो अपने आप को? हिंदुस्तान की कहानी तुम समझाओगे हमें, हम समझ गए कि नहीं? यानी कि कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं इंडिजिनस लोकल लोगों की। तो लोकल लोगों का यह कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रूट है वो हिंदुस्तान में ही है, कहीं बाहर से नहीं आया है। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से तो हड़प्पन का जो शहरी सभ्यता है वो इसीलिए आई है क्योंकि
विलेज के लोग ही शहर आके बनने लगे, पॉलिश होने लगे, धीरे धीरे ट्रेड करने लगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गई। यानी हड़प्पा पहले था नहीं, गांव हुआ करते थे, गांव से लोग शहर शहर आने लगे, धीरे धीरे आर्ट ऑफ मिक्सिंग, आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ सील, आर्ट ऑफ ट्रेड सीखने लगे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने लगे। यानी कि बाहर के लोगों का कोई रोल नहीं है, हम खुद ही अपनी हड़प्पा के लिए जिम्मेदार हैं। Historians found some marked similarities between the pre-Harappa and Proto-Harappan cultures at Kot Diji, Amri and Kalibanga in terms of, ये जगह है बच्चे तीनों, कालीबंगा राजस्थान, अमरी, कोट दीजी ये जगह है। इसमें यहां पर आपको ग्रेनरी, अनाज के भंडार, डिफेंसिव वॉल्स, लड़ाकू, ये सब बड़ी बड़ी दीवारें ताकि दुश्मन हम पे हमला ना कर दे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये जगहें यहां पर पाई गई हैं। तो ये सबूत तो है कि हम यहीं से ही हैं। फ्रॉम दिस हिस्टोरियन कंक्लूडेड दैट, इस बात से उन्होंने कह दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व फ्रॉम दीज एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। तो इन इलाकों में जो किसान थे उन्होंने ही एक्चुअल में ऐसे ही कम्युनिटीज ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है वो आगे स्टैब्लिश और आगे पॉलिश करके आगे नया बना के दिया है कि हड़प्पन ऐसे, नॉट फ्रॉम फॉरेन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिविलाइजेशन कहां कहां पहुंची, तो ये सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में है, इस तरीके से भारत के इस तरीके में है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है टोटल। इट वॉज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, सब पुरानी सभ्यताओं में, चाहे वो मेसोपोटामीज हो, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाइनीज हो, चाहे कोई भी हो, हड़प्पा इससे बड़ा कोई नहीं है। ये आप देखेंगे शुटका जोंडर जो कि आपका साउथ बलूचिस्तान में है, वहां से लेके आलमगीरपुर, और यही नहीं सुनिएगा, और यही नहीं सुनिएगा, गंगा अपर दोयब, भाई साहब पूरे फैली। मैं अगर मैप रहेगा तो ये देखिए, ये देख लीजिए आप। अब इसीलिए इसको ट्रायंगुलर टाइप थोड़ा सा कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा ये ट्रायंगुलर है। काफी लंबा एक्सटेंट है इसका, काफी लंबा एक्सटेंट है इस सिविलाइजेशन का। आगे चलते हैं, ये आपके पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यही नहीं पश्चिमी यूपी का कुछ इलाकों को भी कवर करती है। इसके जो मेन सेंटर्स है, यानी कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चन्हुदाड़ो है एंड शुटका जेंडर है। अगर आप मैप में जाएंगे तो आपको ये सब पाकिस्तान में मिलेगा, ये सब आपको पाकिस्तान में मिलेगा। यानी कि आज हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, इंपॉर्टेंट साइट्स मतलब इंपॉर्टेंट जगह, वो कहां चली गई, पाकिस्तान चली गई है। कहां चली गई है, HMCS, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मतलब चन्हुदाड़ो एंड शुटका जेंडर पाकिस्तान में चली गई हैं। इसके अलावा इस कुछ हिंदुस्तान में जो रह गई है, मांडा, बनावली राजस्थान, कालीबंगा, मनावली देख लेना एक बार, बनावली हरियाणा, ऐसा, आलमगीरपुर, लोथल, रूपर पंजाब, रंगपुर, ये इस इलाके में हिंदुस्तान में रह गई हैं। धोलावीरा गुजरात की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से। लार्जेस्ट सबसे बड़ी साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो है वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एंड लोथल, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। ठीक है, लार्जेस्ट साइट कौन सी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो कैसे याद कर लोगे भाई, H फॉर हड़प्पा, C है नहीं, चन्हुदाड़ो मत लेना, ऐसा है HKLM, HKLM हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट्स है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। HKLM मतलब H फॉर हड़प्पा, K मतलब कालीबंगा, L मतलब लोथल, M मतलब तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए, इतनी देर से हम मोहनजोदाड़ो ही कर रहे हैं। हड़प्पन शहर की बात करें तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटी कौन कौन से थे, एक तो हड़प्पा की मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है, खुद हड़प्पा, और दूसरा मोहनजोदड़ो। दो ही इंपॉर्टेंट सिटी बताई हैं, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहां था, पंजाब, मोहनजोदड़ो कहां था, सिंध, जो पाकिस्तान वाला एरिया। दोनों की दोनों कहां है, अब पाकिस्तान में है। ये दोनों सिटीज को लिंक कौन करता था, ऑब्वियसली बात मैंने बताया ना, दोनों के बीच में एक ही कॉमन रिवर है, नाम है इंदस, नाम है इंदस। आगे बढ़ते हैं, चन्हुदाड़ो कहां है भाई साहब, मोहनजोदड़ो के साउथ में है पर जगह सिंध पाकिस्तान में है। लोथल कहां है, गुजरात में है। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है। बनावली कहां है, हरियाणा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बनावली कहां है, हरियाणा, BH नंबर होता है ना, ऐसे याद कर लो, BH, बनावली हरियाणा। KR, KKR होता है ना, तो KR तो कालीबंगा राजस्थान। LG होता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो LG मतलब लोथल गुजरात। CS होता है ना, चीफ सेक्रेटरी होता है सर, CS, LG, KR, BH। देखो कितना आसान है। CS मतलब C से चन्हुदाड़ो होता है, S से सिंधी जगह है, L से आपका लोथल हो गया तो गुजरात हो गया, K से कालीबंगा हो गया, राजस्थान हो गया, B से भारत नहीं बोलना है, सब बनावली बोलना पर हरियाणा हो गया। आगे चलते हैं, हड़प्पन जो कल्चर है वो बहुत ही मैच्योर और ग्रोइंग स्टेज, नॉट ओनली इन दीज, इन 6 जगहों पे नहीं था जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, बट ऑल्सो इन द सिटीज ऑफ शुटका जेंदर, सुरकोटदा में भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि शुटका जेंदर एंड सुरकोटदा दोनों में ही सिटाडेल है। सिटाडेल मतलब ऊंची जगह, ऊंची जगह मतलब ग्रेनरी होगी, शहर होंगे,
राजा के इलाके होंगे, मतलब ये भी डेवलप्ड है। तो लेटर फेस हैज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द रंगपुर पंजाब एंड काठियावाड़ इन गुजरात। तो इन इलाकों में भी पाया गया है ना, इन इलाकों में। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वही है, मेरा कहना क्या है समझ रहे हो, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन केवल उन 6 जगहों पे नहीं, बल्कि सुटका जंदल, सुटकोट दा, आपका काठियावाड़, आपका रंगपुर, रूपड़, इन जगहों पे भी है। बात करते हैं मोहनजोदाड़ो को, जो है अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डाला गया है। कब डाला गया है? 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी में डाल दिया गया, राष्ट्रीय धरोहर यूनेस्को की तरफ से घोषित कर दिया गया। फीचर बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की। अर्बन प्लानिंग के फीचर्स की बात कर लेते हैं। अर्बन प्लानिंग के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बन प्लानिंग ही है, शहरी प्लानिंग। देखिए जिस तरीके से उन्होंने नालियां बनाई ना, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि बेस्ट एग्जांपल था। एक पानी का बूंद छोड़ो ना, सीधा नीचे जाके गिरती नाली के एंड में, बीच में कहीं नहीं रुकती। अनाज के भंडार का होना, बड़े बड़े अच्छे शहरों का होना, ट्रेड का होना, तो शहर अच्छे बनाए थे। सो द इंडस सिटीज डिफर्ड फ्रॉम द सुमेरियन सिटीज इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इन मॉडर्न यूरोप। एक और एग्जांपल मिलता है कि मेसोपोटामिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो शहर थे और हमारे जो शहर है, उनके जो सुमेरियन शहर थे और हमारे जो शहर है, दोनों में बहुत डिफरेंस था। सुमेरियन सिटीज डेवलप अराउंड द टेम्पल एंड फॉलोड अ सर्कुलर पैटर्न। सुमेरियन सिटीज सर्कुलर वे में स्टैब्लिश थी, टेंपल के आसपास बने थे। इन द सिटीज फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न। हम लोग ऐसे चलते थे, ऐसे एक नाली आ गई, ऐसे एक नाली आ गई, ऐसे आ गई। आप देखना, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाया भाई साहब, बनाने वालों के तो वो गोल गोल है, हम तो भैया अनमोल है, ये फर्क है। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे टाउन प्लानिंग के, सुन लीजिए। हर सिटी जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक ऊंचा इलाका होता था, एक नीचा इलाका होता था। मान लीजिए ये शहर और ये शहर का पार्ट, ये जो है वो सिटाडेल हो गया, ये जो है वो सिटाडेल हो गया। और इसको क्या कहते थे? ये तो फिर है ही लोअर, तो लोअर टाउन। सिंपल सी बात है, हड़प्पा में 2 शहर, एक ऊंचा इलाका, एक नीचा इलाका। ऊंचे इलाके को सिटाडेल कहते हैं, निचले इलाके को लोअर टाउन कह देते हैं। सिटाडेल की अपनी एक हाइट होती थी, जिस पर विच वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ब्रिक प्लेटफॉर्म, ईंटों के उस पर बना होता था। सिटाडेल जो है नीचे वाले इलाके से बिल्कुल अलग होता है, दीवार होती थी, मतलब यहां पर एक बड़ी दीवार मिलेगी आपको। तो ये सिटाडेल अलग हो गया, नीचे का इलाका जो है अलग हो गया, दोनों के बीच में एक वॉल है। आगे चलते इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, राजा के इलाके, वर्कशॉप, ये सब कहां मिलेंगे आपको? सिटाडेल में मिलेंगे। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लेस है। सो लोअर टाउन में कौन रहता था? जहां पे आम लोग काम करते थे, वर्कर क्लास रहती थी। वर्कर क्लास भाई राजा के प्रोडक्ट्स में थोड़ी रहेंगे अब, तो वो लोग रहते थे। जो मेन स्ट्रीट थी दैट फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, मैंने आपको बताया ऐसे आता था, फिर एक नाली ऐसे शुरू, फिर एक आता ऐसे शुरू, ऐसे शुरू, जहां खत्म हो वही नाली शुरू, ठीक है। हाउस ड्रेन जो है एम्प्टीड ऑल वेस्ट वाटर इनटू अ स्ट्रीट ड्रेन। ये घर है, ये घर है, इस घर का पाइप जो है वो मेन नाली से कनेक्ट, भाई साहब पानी डालो इस नाली से बाहर। द स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल पे। अगर मान लो जैसे ये घर आया तो भाई साहब राइट एंगल ऐसे क्रॉस, एक नाली आ रही, ये भाई साहब ऐसे क्रॉस, ये आया, ये ऐसे क्रॉस, मतलब राइट एंगल बना होता था, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउसेस की बात करते हैं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो एक हाई माउंट, मतलब ऊंचे इलाके बनी होती थी। क्यों बनी होती थी? ताकि अगर कभी बाढ़ आए तो उनसे घर बचा रहे। मान लीजिए पानी चल रहा है, ऊंचे इलाके पे अगर घर यहां बना रहेगा तो घर यहां बचा रहेगा, भाई सब सीधी सी बात है, ठीक है। देयर फाउंडेशन वाज डीप, उनकी फाउंडेशन डीप थी। क्यों? सब बाढ़ आएगी तो नीचे से घर को ले गई, तो जितनी जड़ मजबूत रहेगी ना घर की, जितनी जड़ मजबूत रहेगी वो बेहतरीन रहेगा उतना। सो देयर वर वेरिएशन, इलाके में अलग अलग था। किस चीज में? हर इलाके में अलग साइज के घर होते थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई पक्का, कोई कच्चा, इस तरीके से घर बने होते थे। तो इसमें आप देखेंगे हर घर में, बड़े से घर में एक बरामदा, बरामदा कहते हैं ना, साउथ इंडियन मूवी नहीं देखा, वो अम्मा छोटी सिल रही होती अपनी बेटी का, चलो पा या मैं जरा आज इसको हम छोड़ेगा नहीं, तो मैं या बेटा अल्लाह, तो वो बैठ के ऐसा, वो छोटी होती ना, वो इलाका। 12-12 कमरे होते थे बड़े बड़े घरों में, प्राइवेट कुएं होते थे, टॉयलेट होते थे। हर घर में आप देखेंगे ड्रेन कनेक्टेड होता था स्ट्रीट ड्रेन से, मतलब घर की नाली का पानी जो है वो बाहर की मेन नाली से कनेक्ट होता था। जो एंट्रेंस होती थी हाउस की, देवर फ्रॉम द नैरो लेंस व्हिच कट द स्ट्रीट एट राइट एंगल। घर कितना ही बड़ा हो, गली पतली सी में से जाता था घर, अंदर जाके घर बड़ा पतली पतली। आज आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी गली बहुत पतली पतली है। लोग कहते हैं गरीब आदमी रहता है, अंदर जाके देखा तो 5000 गज की कोठी बनी हो, रेंज रोवर खड़ी हो, कैसे निकलती हमको नहीं मालूम, पर है। सो किचन जो होती थी दैट वाज प्लेस्ड इन अ शेल्टर कॉर्नर, एक घर के एक कोने में किचन होती थी, उसके ऊपर पूरा शेल्टर ऐसे छप्पर ऊपर डाल के इसे कवर करके रखा होता था। एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेन स्टोर रूम्स एंड वेल चैम्बर्स, और नीचे ग्राउंड रूम पे आपके अनाज के भंडार, स्टोर चैम्बर, सब्जी, मुर्गी पक 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 सब वहीं पर रखा रहता था। घर जो होता था लकड़ी और ईंट के बने होते थे, एंड हर हाउस में दरवाजे, खिड़कियां, वेंटिलेशन प्रॉपर, हवा आने का एकदम प्रॉपर चांस है, एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं। डोर्स और विंडो गली की तरफ खुलते थे, है ना, और गली जो है वो मेन रोड की तरफ होती थी, है ना। तो यानी कि घर के जो दरवाजे वो मेन रोड की तरफ नहीं है, वो गलियों की तरफ है, और गली फिर आगे किधर भी खुले उसका क्या,
ठीक है। सो विंडोज ओपन ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट, गली की तरफ होते थे, नॉट ऑन द मेन रोड, मेन रोड की तरफ नहीं होते थे, क्योंकि हर गली जाके मेन रोड से आगे कनेक्ट होती थी। आर्किटेक्चर की बात करें तो ग्रेट बात का आपको मैंने बता ही चुका हूं। सिटाडेल, ग्रेनरीज मैंने बताया है, ग्रेनरी सुन लीजिए। ग्रेनरी जो आपको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, HLKM आप याद रख सकते हो। हड़प्पा में 2 रोज थी ग्रेनरी की, यानी हड़प्पा में आपको एक लाइन ऐसे ग्रेनरी की, एक लाइन ऐसे, ये सबूत मिले। उसके आसपास ईंटें कूटने के लिए ऐसा अनाज गेहूं जो बन के आता है, जब अपनी नेचुरली प्रोडक्शन से लेते हैं उसको पहले पीटना पड़ता है ताकि उसमें से अनाज का दाना अलग हो जाए। ठीक है। इस ग्रेनरी के साउथ में जो है आप देखेंगे रोज ऑफ सर्कुलर बिग प्लेटफॉर्म मिले, जिनकी खोज किस लिए की गई थी कि भाई साहब उनको जब खोजा तो पता चला, देखिए अनाज का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस पर आपने अनाज रख रखा है, बगल में ईंटों के डिजाइन बना रखे। ईंटों का करते क्या होगी आप लोग, तो जो कहता था गेहूं के ऐसे बाल पकड़ी और उसको कूटना शुरू, जिससे अनाज जाके गिर के आगे के प्लेस में गिरता, जहां गड्ढा सा बना उसमें गेहूं फंस जाता था, इधर हाथ में अनाज का पत्ती रह जाती थी, बचा हुआ पार्ट। एंड ये सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि जो वहां ईंटों का प्लेटफॉर्म मिला ना, उसके बीच में ना गैप में गेहूं, अनाज, बारले, ये सब सबूत मिले। इसका मतलब वहां कैसे आए, वहां उगाया थोड़ी होगा, इसका मतलब वहां पर उस पे पीटते थे। हमारे गांव में भी बड़े से फर्श पे वहां ईंट होती है, उस पे दे धपाड़ लगे रहते हैं, अनाज आगे चला जाता है, गेहूं उसमें से निकल जाता है, पत्ती आपके हाथ में रह जाती है। तो वो सबूत है, कल को हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे बताएंगे। सो इसमें 2 रूम, 2 बड़े कमरे विच वर पॉसिबली अकोमोडेटेड लेबर्स हैव आल्सो बीन फाउंडेड हड़प्पा, जो वहां पे लेबर वगैरह रहते थे, 2 बड़े कमरे भी थे। यानी ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे आपके 2 कमरे हो गए, ये ऑब्वियसली तो यहाँ लेबर रहता होगा, इसमें बीच में से ईंटों का डिजाइन बना, यहाँ कूटेंगे अनाज का धन इसमें बीच में मिला है। सो द लोकेशन ऑफ हड़प्पा नियर द रिवर रावी सजेस्ट दैट, हड़प्पा की जो लोकेशन थी, ये जो ग्रेनरी की लोकेशन थी, ये रावी के पास थी। रावी नदी होने से 2 फायदे, एक तो उस इलाके में अगर खेती होती होगी तो रावी नदी का पानी ले लेते होंगे, दूसरा ये कि अगर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते होंगे रावी नदी में आप बोट चला के जा सकते थे। तो ये सजेस्ट करता है कि फ्लड जो फूड ग्रेन्स है वो इस इलाके में इस बोट के थ्रू लाए जाते थे। ये जो ग्रेनरी थी वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी, क्योंकि रावी नदी में अगर कभी बाढ़ आई तो हमारा अनाज तो बह जाएगा। सो ग्रेनरीज है वेंटिलेशन, ग्रेनरीज के जो भंडार के जो कमरे थे उनमें वेंटिलेशन भी था। अब आप सोचिए इस कमरे में आप देख रहे हैं, इस कमरे में अगर अनाज भरा हो और वेंटिलेशन हो, दैट मींस कि अनाज सड़ेगा नहीं, हवा आती जाती रहेगी तो अनाज को वेंटिलेशन मिलेगा, वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, सो प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज, जब अनाज के भंडार थे, बहुत सारी सील्स थी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली है, रेगुलेटेड वेट एंड मेजर मिले। ये सब बात इस बात से बताती है, सबका यूज आप देखोगे तो ट्रेड में ही होता है। अनाज इतना सारा रख के करोगे क्या, ट्रेड करेंगे। सील का क्या है, ट्रेड भी यूज कर रहे थे। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एक सारी जो सिंबल है उसका स्क्रिप्ट भी और था। वेट एंड मेजर का इस्तेमाल भी इसीलिए होता था। देयर इज एन अबंडेंट एविडेंस, बहुत इनफ एविडेंस मिले हैं कि हड़प्पा ने दे ट्रेडेड नॉट ओनली विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बट आल्सो विद द मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया में भी ट्रेड हुआ है, इंडिया में भी ट्रेड हुआ है, बहुत सारे सबूत हमको मिले हैं। इंटरनल ट्रेड की बात करें तो हमने यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन कैरिड कंसिडर बहुत सारा ट्रेड किया है, स्टोन्स में, मेटल्स में, शेल मतलब समझ लो सीप, मोती जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, उन सब के साथ किया है। दे हाउएवर डिड नॉट यूज मेटल मनी। कैसे करेंगे मेटल मनी, मेटल मनी जानते हो, मेटल मनी जानते हो कहाँ है, हमारे पास है कि नहीं, एक मिनट, लेट मी सी फर्स्ट आई एम हैविंग और नॉट। मेटल मनी तो आप सब लोग जानते हो, ये देखिए ये मेटल मनी है, ये क्या है, ये मेटल मनी है, आपको दिख रहा है, ये लीजिए ये मेटल मनी है। ये पहले कहां था, अरे आरबीआई तो थी नहीं ना पहले भाई, आरबीआई होती तो मेटल मनी आता ना, तो पहले ऐसे थे ही नहीं, और या फिर राजा महाराजा होते तो मेटल मनी आता, तो वो दोनों तो थे ही नहीं। सो दे कैरिड ऑल एक्सचेंजेस थ्रू द बार्टर। बार्टर समझते हो ना, आपके पास जूते हैं, मेरे पास गेहूं है, मैं जूते चाहता हूं, आप गेहूं चाहते हो, हम अदला बदली कर लेंगे, दिस इज बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब ऐसा चीज के बदले बांट बांट के खेलते रहो बस। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, ये तीनों इंपोर्टेंट याद रखना, HLM या LHM जो भी याद करें, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे, यहाँ पे मेटल्स प्रोड्यूस किए जाते थे, टूल्स वेपन बनाए जाते थे, किचन के बर्तन बनाए जाते थे, और इनको बना के यहाँ से अलग अलग जगहों पे भेजा जाता था। राइस जो है वो इंपोर्ट किया जाता पंजाब फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम गुजरात से पंजाब इंपोर्ट किया जाता है। लोथल एंड सरकोटदा यहाँ से कॉटन बनती थी, और कॉटन फिर जो बाकी इलाकों में जो है आपका चली जाती थी। बालाकोट एंड चनुदाड़ो, यहाँ पर बेंगल चूड़ियां होती थी वो बनती थी। लोथल एंड चनुदाड़ो जो है वो बीड्स, मोती होते हैं ना, मोती, बीड्स मतलब मोती जो गले में महिलाएं पहनती सुंदर बन के, देखिए ना जी मैं कैसी लग रही हूं, ये सब कुछ यहां पर बनता था। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो LSB, बालाकोट, सरकोटदा एंड लोथल जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड एरिया थे, जहां से ट्रेड जो है मेसोपोटामिया और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ होता था। तो एक्सटर्नल ट्रेड कहां से हो रहा है, लोथल एंड सरकोटदा तो याद ही रखना, लोथल एंड सरकोटदा तो याद ही रखना, बालाकोट याद रहे ना रहे। दे हैड आल्सो सेट अप कॉलोनी किया, कॉलोनी मतलब एक एरिया, पूरा एक एरिया बना लिया
जहां कहां पर नॉर्दर्न अफगानिस्तान, जिसकी वजह से ट्रेड आपका सेंट्रल एशिया से होता था, यानी अफगानिस्तान और ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया, इधर ऐसे ट्रेड करते थे। अफगानिस्तान का पॉइंट बताया मैंने। आगे चलते हैं तो ये इलाका है मेसोपोटामिया, आप मैप में जान सकते हैं। Mesopotamia records from 2350 BC onwards refer to trade relation with Meluha, which was the ancient name given to the Indus इलाका। देखिए मेसोपोटामिया के लोग जो है हमारे इलाके को, इंदस इलाके को कहते थे मेलुआ इलाका। मेलुआ इलाका मतलब इंदस वाला एरिया वाला इलाका। जब ट्रेड करने आते थे कहते थे मेलुआ है, तो मेलुहा मतलब इंदस इलाका। चलिए, मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर टू टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन, उन्होंने दो जगह बताई हैं जहां पे वो बीच में आकर ट्रेड करते थे। मेलुहा से पहले ट्रेड करते थे दिलमोन एंड मकान, विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा। यानी कि जब मेसोपोटामिया का आदमी इंदस में निकलता था, इंदस यानी मेलुहा निकलता था, बीच में दिलमोन और आपका दूसरा क्या है, मकान, माकान कह लीजिए। तो जब मेसोपोटामिया जैसे आप मान लीजिए निकले तो ये तो सुमेरियन कंट्रीज हो जाएंगी, तो दिलमुन यहां पड़ा, मकान यहां बना, आगे मेलुहा यहां, फिर इंदस तो है ही है। तो आपको याद रखना है कि इंदस का नाम क्या है, मेलुहा। इंदस जाने से पहले दो जगह बीच में रुकते थे, वहां भी ट्रेड करके जाते थे, एक है दिलमुन और एक है मागन या माकान। ठीक है। हड़प्पन मर्चेंट्स वर एक्सपोर्टिंग टू एंड इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द वेस्टर्न सेंट्रल एशियन साइड। ये तो हमने देख लिया। अरे जब वो हमारे को सामान देने तो हम भी तो सामान देने जाएंगे ना। सो गोल्ड वाज इंपोर्टेड, गोल्ड मंगाते थे कहां से, कर्नाटका एंड अफगानिस्तान से। कॉपर कहां से, खेतड़ी माइंस है राजस्थान में, वहां से। साउथ इंडिया, बलूचिस्तान, अरबिया से। लेड आता था हमारा ईस्ट और साउथ इंडिया से, अपने यहां से ही मंगा के फिर ट्रेड करने हम लोग निकलते थे। वेट एंड मेजर की बात करें तो हड़प्पा के जो लोग हैं वो कई सारे स्टोन वेट्स का यूज करते थे। बेसिक यूनिट थी उनकी 16 थी, यानी कि आपका देख सकते हैं इक्वल टू मॉडर्न 14 ग्राम्स के उसमें होता था बेसिक यूनिट। 14 ग्राम मतलब ऐसा 16 की यूनिट में वो यूज करते थे। लार्जर जो वेट थे उनके मल्टीप्लाई थे 16, यानी कि 16, 32, 48, 64। 16 का आपको मल्टीप्लाई दिखने को मिल जाएगा, सब डिवीजन है 16 से। ठीक है। जो छोटे फ्रैक्शन होते थे वही इसके 16 के आपको मतलब बेसिकली 16 का डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें, सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स, बहुत सारी शिप्स की सील्स पे, मोहर पे पाया गया है, इसका मतलब शिप्स का यूज होता था। एक शिप ऐसे ही मिली है, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द लोथल पॉइंटिंग टू द यूज ऑफ शिप्स, तो वही मिला है। ये तो चलो बैलगाड़ी है, ऐसे ही एक मोहर और मिली है, उसकी पिक्चर हमारे पास है नहीं। बोट्स का भी इस्तेमाल आपको दिखा गया, बोट्स भी मिलेगी, शिप भी मिलेगा। अंदर इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए वो लोग जो है टेराकोटा मॉडल ऑफ कार्ड यूज करते थे, जो कि ये है, ये इंटरनल ट्रेड। अब बैल को लेके विदेश जाएंगे तो बैल स्विमिंग थोड़ी जानता है, तो बैल तो डूब जाएगा, वहां वहां मैं मार दिया भैया मैं। सो कॉपर और ब्रॉन्ज मॉडल्स ऑफ कार्ड्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर, हड़प्पा एंड चन्हुदाड़ो में आपको कार्ड्स देखने को मिले थे। कार्ड्स का इस्तेमाल उस दिनों में जो आप देखते हैं कि हॉर्स काट के जैसा ही मानिएगा भाई, आज घोड़ा है कल परसों बैल होगा, फिर कोई और गधा भी हो सकता होगा उस जमाने में। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जितना भी आर्ट्स है उसमें चाहे आप क्ले के कोई इमेज ले लीजिए, फिगरिंग्स मतलब इमेज, चिकनी मिट्टी की इमेज ले लीजिए, टेराकोटा स्टोन जो मैंने आपको बताया, ब्रोंज स्कल्पचर, ये सब कुछ मिला है। एंड दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, कोई अच्छा कारीगर ही इसको बना सकता था। A piece of woven cotton was discovered from Mohenjo-daro and textile impression were found on several objects. This shows weaving was an important craft. एक महिला, मतलब अगर मान लो ऐसा आप मरे होंगे, जैसा आप तो जिंदा हैं, ऐसा क्या बोल रहे सर, मान लीजिए आप बहुत पुराने जमाने में रहते, हड़प्पा के टाइम के रहते, आप बुन रहे होंगे कोई चीज, आप मर गए, तो आपकी कढ़ाई का एक एग्जांपल मिल गया, एक कॉटन मिल गई, बुनी हुई कॉटन। कॉटन असली में बुनी हुई नहीं थी, कॉटन क्या होती है, सब रुई जैसी होती, फुसफुसी। अब मान लीजिए उसको कोई अगर धागा वागा मिल गया, इसका मतलब पहले कोई काम कर रहा था जो मर गया है, तो वो सबूत भी यहां से मिले हैं। हड़प्पन प्रैक्टिस बोट मेकिंग, ये आदमी बहुत डेंजरस है यार, बोट बना रहे हैं, कॉटन बना रहे हैं, और हिंदुस्तान को आप कह रहे हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ। मैं तो नहीं मानता यार, इतना सब आप पहले ही कर चुके हैं। सील बनाना, टेराकोटा मतलब वो इमेज बनाना, घड़े बनाना, ये सब कुछ आप पहले कर चुके हैं। ये जो सब कुछ पोर्ट्रे हो रहा है सील्स पर, टेराकोटा फिगर्स पर, जिसमें इंसानों की फोटो, जानवर की फोटो, बर्ड्स की फोटो, देखिए पक्षी मिली हमने, 1 हॉर्न राइनो पड़ा, एलिफेंट पड़ा, टाइगर पड़ा, ये सब कोई मजाक वाली बात नहीं है। सो ह्यूमन फिगरिंग जो इंसान की इमेज थी, दैट वाज शोन वेयरिंग हैवी ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी एंड हेड गियर। अब मान लीजिए औरतों की इमेज ऐसा मिले हैं, सबूत मिले हैं कि औरतों ने ऊपर कुछ पहन रखा है, तो ऐसा मुकुट वुकुट पहन के रखते होंगे, गले में माला, हार, ये सब मिले हैं। सो अमंग द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट द मोस्ट कॉमन वर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ड्स एंड प्लव्स। इनएनिमेट मतलब जिसमें जान नहीं होती, ऐसा इनएनिमेट जो जीव नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, ह्यूमन का जैसा नहीं है, तो उसमें आपका बुलक कार्ड्स और प्लव के हल और बैलगाड़ी के आपको एग्जांपल मिले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन बात करें तो सुनार थे, दे मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, इनकी ज्वेलरी बनाते थे। हड़प्पन्स आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, मोती भी बनाते। मोती जानते ना, वो अंगूठी जो पहनते लोग, ऐसा कौन कौन सा अपना ग्रह खराब हो जाए तो सब अंगूठियां पहन लेता आदमी, पर ग्रह ऐसे खराब नहीं होते ना ऐसे सुधर रहे। ठीक है। सो हड़प्पन प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोट्री से बनाते थे, मटके, घड़े, चमकदार, एकदम जवाबदार,
इस तरीके से बनाते थे, है ना। मटके जो हो गए, पोट्री क्राफ्टेड ऑन द पोटर्स व्हील वर डेकोरेटेड विद द ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइन। प्लेन बनाया, उसमें ये जो डिजाइन दिख रहे हैं, ये जो डिजाइन दिख रहे हैं, कला है। इसको बनाया, सिंपल मटका कौन लेगा। आज देखिए आप, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आज के दिन करवा चौथ है, मैं उस दिन शूट कर रहा हूं। आप इस वीडियो को जब पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको मिली है उस दिन मैंने शूट किया, ऐसा नहीं है। ईमानदार सच्चाई से बता रहा हूं, एक दिन पहले शूट हुई है। आज संडे है, संडे के दिन मैं इसको आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो आज करवा चौथ है। अब करवा चौथ में आप देखेंगे वो मटका जो महिलाएं ऐसा पानी डालती हैं, अगर आप रंगीन नहीं ला के देंगे, ऐसे कलरफुल मटका नहीं, तो आपकी खोपड़ी पे वो मटका फेंक के मारा जाएगा। तो क्या है कि ऐसे यहाँ पे डिजाइनर मटके इसीलिए चले थे, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, आज की पहचान नहीं है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो जार है, इनकी गर्दन पर ये नक्काशा, ये डिजाइन जो है, ये एविडेंस है इस बात का कि आप लोग बहुत आर्टिस्ट रहे हैं सर, आप लोग बहुत कलाकार हैं, कलाकार हैं, ठीक है। चलिए, स्कल्पचर, पत्थर पे बनने वाली मूर्ति इमेज की बात करें तो यहां पर बहुत लोगों ने बनाई है, दैट मींस दे आर स्किल्ड स्कल्पचर। देयर पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर इन्होंने इतनी बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है कि वैसी लगती थी कि रियलिस्टिक है, सच में असली है, और बहुत ही डिटेल्ड उन पे जो है लाइन, आंख, नक्श सब बढ़िया बनाए हैं। दिस स्टैच्यूज आर मेड इन स्टोन, ब्रोंज और टेराकोटा में इन्होंने जो है ये इमेजेस को बनाया है। तो देख लीजिए कैसा बढ़िया है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन इमेजेस हैव बीन फाउंड, बहुत सारी मिली है, जिसमें आपने देखा है बियर्डेड मैन, ये इसी बात का पहचान है कि कितना बारीकी से बनाया, एक आंख खोल दी, एक बिठा दिया, शॉल है, लेफ्ट हैंड है, तो बढ़िया बनाया। टेराकोटेड फिगरिंग्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर फ्रॉम द हड़प्पा पे, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपको मदर गॉडेस भी एक इंपॉर्टेंट, एक माता जी है, इनकी इमेज भी आपको देवी के रूप में मिली है। आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज प्रेवलेंट ऑन अ वाइड स्केल, कॉपर तो मिला ही इसमें, साथ में ब्रॉन्ज भी बहुत ज्यादा मिला है। ब्रॉन्ज का यूज जो स्टैच्यूज बनाने के लिए करते थे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ये क्या चीज है, अब देखिए कैसे करा। आपने मोम से कोई डिजाइन बना लिया, मान लीजिए मेरी शक्ल आपने मोम से बना ली, इसके ऊपर आपने ब्रॉन्ज भी पिघला के लगा दिया। अब क्या होगा, जब आप मुझे हीट करोगे, देखिए मेरे मोम के ढांचे से आपने मेटल को कैसे डायरेक्ट पिघला के बनाओगे, ये बहुत इंपॉसिबल सी बात है। बट अगर आपने, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा बताता हूं। मेरी माता जी जो है जब थी इस दुनिया में, तो वो डलिया जो गांव में जिसमें चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, वो बहुत सारी चीजें जो है वो घर पे बना लेती थी। गत्ता लेती थी, पेपर लेती, उसको गला के फिर उसको बना के उसमें एक पत्थर का ढांचा रख देती, उसके आर पार जो उसको बना लेती थी। टूट फूट जो मटकी, चपटा भी बनाया है, चपटे भी ऐसे बने हैं, मटके यानी कि, तो मटके को फिर बाद में तोड़ देते थे, मटका तो निकल जाता था, फिर वो स्ट्रक्चर बना रह जाता और उसको बहुत अच्छे से यूज करते, लंबा चलता था। ऐसे मान के चलिए आपने पूरा मेरा एक मोम का बना दिया। अब मेटल से तो बना नहीं सकते, मेटल के लिए तो भाई बहुत सारे प्रोसेस चाहिए, वो जमाने में थे नहीं। आपने उसको पिघला के मेरा आकार दे दिया। अब क्या होगा, मैं एग्जैक्ट आंख वाँख तो छोड़ो, वो तो बात की बात है, आकार तो बन गया ना। फिर मुझे गर्म कर दो, तो मेरा जो अंदर का जो इस तरीका था वो तो मोम का था, वो तो पिघल गया और बाद में ढांचा बन के रह गया। तो इस तरीके से ये होता है स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में फिगर्स को जो एक क्ले से कवर कर लो, उसके बाद उसको वैक्स को मेल्ट कर दो, जला के खत्म कर दो। तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू, डांसिंग गर्ल इसी तरीके से बनी हुई आर्ट है। बिसाइड द डांसिंग गर्ल के अलावा बहुत सारी एनिमल, बफेलो, कई तरह के कार्ड्स, बुलेट कार्ड्स वगैरह ऐसे ही देखने को मिली है। आगे चलते हैं, ड्रेस की बात करें तो यहाँ पर इंडस वैली में जो आदमी है वो धोती पहनते थे, बहुत अच्छा लगता है। देवोरे शॉल वगैरह भी ऊपर हाथ पे रखते थे, जो आपने मोहनजोदड़ो वो प्रीस्ट, वन बियर्डेड मैन, वो आपने देखा ही था। वुमेन जो स्कर्ट पहनती थी, और यहाँ तक के वो चूड़े होते हैं ना जो राजस्थान में पहनते हैं, वो सब आर्म्स को कवर करके शोल्डर तक पहनती थी। डिस्कवरी ऑफ सुई भी यहाँ पे देखने को मिले, कई सारी बटन भी मिली है। इसका मतलब महिलाएं जो सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम भी बहुत ही खूबसूरती से करती थी। ऑर्नामेंट्स की बात करें, हार मोती की बात करें तो आदमी भी पहनते थे, औरतें पहनती थी, गले में हार दोनों ही पहनते थे। कुछ मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंट उनके नेकलेस है, फेस फिंगर रिंग थी, बैंगल्स था, आर्मलेट था, एंकलेट, पूरी सद धज के भाई साहब। मतलब आज करवा चौथ छोड़िए, इन्होंने तो पहले ही बना डाला, सिंपल। और ये जो मोती जो दिख रहे हैं आपको, गोल्ड, सिल्वर, कई सारे स्टोन्स, कई सारे अहम इंपॉर्टेंट मोती से भी बने होते थे। टॉयज एंड अम्यूजमेंट की बात करें, गीत संगीत, कुछ वादन यंत्र, कुछ गीत संगीत टाइम पास के लिए भी करते थे, तो बिल्कुल होता था इनके पास। खेल भी होते थे, ये जो है डाइस, लूडो बिल्कुल खेलते थे। हंटिंग फिशिंग भी करते थे। इनका मेन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो था ड्रम एंड द लायर, जो आपको दिख रहा है। टॉयज ऑफ बर्ड्स, मतलब खिलौने आपको चिड़िया के, जानवर के, कुछ मूर्तियां, कुछ बुलेट कार्ड, हर तरीके का खिलौना इनके पास उस जमाने में था। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। क्यों डिक्लाइन हुआ? फ्लड्स एंड अर्थक्वेक के कारण। देखिए, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक को बचने के लिए ऊंची जगह पे घर जरूर बनाए गए, बट इस प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो फ्लड्स थे मोहनजोदाड़ो में आए, उसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे, मोहनजोदाड़ो जगह के जो लोग थे, वो घर छोड़ के जाने लगे, चले गए भाई साहब। इसका मतलब यह हो गया कि जो हाउस और स्ट्रीट थे मोहनजोदाड़ो में, दे वर फाउंड डिस्कवर्ड विद द सिल्टी क्ले। ये कैसे पता चला? इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर आपको चिकनी मिट्टी, रेती, बालू जो समुद्र के पास होती है वो मिली,
और वो कैसे आती है? जब कोई फ्लड वाटर वहां से उस इलाके से आता है ना, तब आती है। उस फ्लड वाले वाटर ने इन घरों को डुबो दिया। उन घरों के आसपास, उन घरों के ऊपर जो है ये मिट्टी पाई गई थी, उस गली में, उस इलाके में मिट्टी पाई गई थी। सो द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो अगेन बिल्ट अप हाउसेज एंड स्ट्रीट ऑन द टॉप ऑफ दैट डेब्रिस। डेब्रिस मतलब कचड़ा, वो जो घर टूटे ना, घर डूबे, जो मलबा आके गिरा, उसके ऊपर लोगों ने फिर से घर बना लिए। आफ्टर द फ्लड हैड रिसर्ट, जब फ्लड चला गया, बट एक समय आया when the impoverished हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो could not take it anymore and simply abandoned the settlement। अब एक बात बताइए, घरों के ऊपर मिट्टी आ गई, बाढ़ आई, घर डूब गए, उसके ऊपर आपने फिर मलबा कचड़ा सूखा होगा, फिर आपने घर बनाया, फिर आई होगी, कब तक करते? तो ऐसे करके वो इस इलाके को छोड़ के चले गए। सो अकॉर्डिंग टू फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट, एक इंसान आरएल राइक्स का कहना यह है कि सच फ्लडिंग कुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोडिंग इन द रिवर इंदस। उसका कहना है कि सर बाढ़ आई, बाढ़ से उन्होंने कंट्रोल करने के तो घर बनाए थे, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से इतनी बाढ़ कैसे आ गई, घर भी बह गए? तो ये नॉर्मल नहीं था। अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है कि रिवर इंदस का पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हो और उस वजह से वो पानी ने फिर बहा, क्योंकि नॉर्मल पानी तो चल रहा था और लोगों ने उसी हिसाब से अपने घर हाइट पे बनाए थे। फिर ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आया था। So the uplift of the plain of the Indus blocked the passage of the river to the sea, and thus rising water levels of the river led to the inundation of the hinterland of मोहनजोदाड़ो। तो इस इलाके में पानी भर गया, उस इलाके में फिर लोगों ने रहना शुरू किया, जो रह पाए, नहीं तो ज्यादातर लोग वो जो है छोड़कर चले गए थे, उस इलाके बाउंड्री को छोड़कर चले गए। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एरिडिटी। एरिडिटी मतलब होता है सूखापन। सो कुछ पढ़े लिखे लोगों का यह कहना है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो इसलिए गिरी थी बिकॉज उस एरिया में एरिडिटी, सूखापन बहुत आ गया था। एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर घग्गर, जिस इलाके में आपको, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहां रिवर घग्गर थी, उस इलाके में जो है रिवर घग्गर सूख गई। रिवर में पानी नहीं है तो आसपास हरियाली नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, सूखा पड़ना, लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं था, लोग छोड़ के भाग गए। सो सतलुज एंड यमुना यूज्ड टू बी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द घग्गर। समझिएगा, YS to G, इस रिवर को पानी ये दो रिवर से आ रहा था। सो बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, नीचे अर्थक्वेक या नीचे कुछ गैप बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, सतलुज जो रिवर थी बाय द इंदस रिवर एंड द यमुना शिफ्टेड ईस्ट टू द जॉइन गंगा। सतलुज जो रिवर है वो इंदस की तरफ चली गई, ठीक है, ये आई की तरफ चली गई, ये जी की तरफ चली गई, तो इसका पानी तो खत्म हो गया, इसीलिए जो घग्गर रिवर पानी के बिना हो गई और ऐसा जगह हो गई। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग घर छोड़ के जाने लगे। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इंदस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज कल्चर में जी रही थी। सो उसको ब्रॉन्ज को बनाने के लिए, ब्रॉन्ज कैसे बना था भाई, मेटल को पिघलाओगे, उसको मिक्स करोगे कॉपर को टिंक और जिंक के साथ, तो कुछ आग जलाने के लिए कुछ मेटल पिघलाने को चाहिए, उसके लिए आग चाहिए, आग मिलेगी किसी गर्मी से, गर्मी यानी कि लकड़ी, तो इसके लिए आपको बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ रहा था। सो वुड वाज आल्सो नीडेड टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए भी, ईंटों को भट्टी में पकाने के लिए भी, पोट्री के लिए भी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो आपको पक्की ईंटें जब कह रहे हो तो पकाओगे कैसे, आग से? उस जमाने को LPG सिलेंडर थोड़ी बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थोड़ी थी, उस समय तो हड़प्पन उज्ज्वला योजना थी। हड़प्पन उज्ज्वला योजना का क्या होता है, हड़प्पन है ऐसी कोई बात है? अरे भाई साहब, हड़प्पन उज्ज्वला योजना का मतलब ये था कि उस समय आप लकड़ियां लीजिए, काटिए और आग जलाइए। तो जब सारे पेड़ ही चले जाएंगे तो फिर लोग क्यों रहेंगे? तो जब क्या हुआ, दिस लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ने लगी, लोग इलाके से शिफ्ट हो गए। अटैक, कुछ पढ़े लिखे इतिहासकारों को मानना है कि आर्यंस जब आए तो उन्होंने इंदस के आसपास जो लोग रहते थे उनको डिस्टर्ब किया, उनको मारा पीटा, डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द लास्ट फेज ऑफ मोहनजोदाड़ो, men, women and children were massacred in the street and houses, as is evident from the skeletons of 13 males and females and one child found lying in the room। एक कमरे में 13 आदमी, कुछ महिला और एक बच्चे का शव मिला, डेड बॉडी। इस बात का सबूत ये मान लेते हैं कि उस जमाने में जो आर्यंस जब आए तो आर्यंस ने यहां पर आकर कुछ ना कुछ लोगों के साथ बदतमीजी करी, मार डाला, और इसी तरीके से वो जो हड़प्पन एरिया जो है वो खत्म हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने 1 आवर से कम का टाइम लिया है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, बताना जरूर है। डाउट आया, मजा आया, अच्छा लगा, कोई समस्या आई, बहुत ही मजा आया, सब तरह की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और मैं जरूर देखूंगा आप सभी के कमेंट्स को कि भाई साहब आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी ना किसी राह, किसी ना किसी मोड पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। चलिए।